हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, हम लोग अभी अब बताए हैं आपको कि जो पेपर 5 हम लोग का है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जैसे उसके यूनिट 2 में देखिए डाटा कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब समक या प्रदत्त संग्रह की विभिन्न विधियों का वर्णन कर। देखिए ये 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बहुत ईजी है, हम कह सकते हैं सबसे ईजी क्वेश्चन यही है पेपर 5 का। सब है बड़ा खतरनाक, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आ गया तो बहुत अच्छा, आप लिख सकते हैं। नहीं तो आपको हम शिक्षा में शोध की क्या आवश्यकता पड़ी, उसका हम वीडियो आपको डाल दिए हैं। शैक्षिक अनुसंधान के नाम से होगा, तो नाम चेंज है लेकिन आंसर वही है। बस वही शैक्षिक अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि शिक्षा में अनुशासन की मतलब सॉरी अनुसंधान की आवश्यकता के ऊपरी। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो आप वहां से वो क्वेश्चन देख सकते हैं। यूनिट 2 का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाटा कलेक्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन करते हैं। आइए इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है कि साधारण बोलचाल की भाषा में किसी सूचना को आंकड़ा या समक या प्रदत्त कहते हैं। देखिए डाटा का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी से आप कोई जानकारी ली है, समझ रहे, वो तो आपका डाटा हो गया, समझ रहे हैं ना। मतलब डाटा जैसे कंप्यूटर में कोई चीज डाटा डालते हैं तो क्या वो जानकारी कोई चीज डाले, तो वही चीज कह रहा है कि साधारण बोलचाल की भाषा में किसी सूचना को आंकड़ा या समक या प्रदत्त करते हैं। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वही आपका क्या है, वो चीज आपका डाटा है। मतलब समझ गए डाटा का मतलब क्या होता है, कोई आपके पास सूचना इन्फॉर्मेशन है, वही क्या होता है, डाटा होता है। तो वही कहा जा रहा है कि साधारण बोलचाल की भाषा में किसी सूचना को आंकड़ा या समक या प्रदत्त कहते हैं, और इस डाटा को प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत या विधि हो सकती है। मतलब इस डाटा प्राप्त करने की मतलब कोई भी स्रोत, आप नेट से प्राप्त कर सकते हैं, किसी से पूछ कर प्राप्त कर सकते हैं, समझे, कोई किताब से पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज कहा गया है कि और इस डाटा को प्राप्त करने की कोई भी स्रोत या विधि हो सकती है। ये चीज समझ गए, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, समझ सकते हैं। फिर लिखा है अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी स्रोत या विधि द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को समक कहा जाता है। मतलब कोई भी विधि द्वारा जब हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, समक, या इसी को डाटा या प्रदत्त कहा जाता है, या आंकड़ा भी बोल सकते हैं, समझ गए। देखिए नाम बहुत ज्यादा दिया रहता है, इसीलिए अब जब आप साइकोलॉजी देखिएगा तो साइकोलॉजी में मतलब इतना खतरनाक खतरनाक वर्ड रहेगा कि आप हिंदी उसका इंग्लिश देखिएगा तो एकदम, जैसे मान लीजिए अधिगम है, तो हम पहले बार अधिगम देखे, हम कहे क्या ही दिया हुआ है, फिर इंग्लिश देखे लर्निंग दिया हुआ है, तो एक बार में समझ आ गया। तो वही चीज़ है, तो हिंदी थोड़ा टफ देता है, थोड़ा साइकोलॉजी का टफ होता है, तो थोड़ा इंग्लिश भी देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो वही कह रहा है क्या, तो हम कह सकते हैं किसी भी स्रोत या विधि द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को समक या कहा जाता है। फिर लिखा है डाटा संग्रह, मतलब वही समक संग्रह भी बोल सकते हैं, डाटा को हिंदी में समक भी बोल सकते हैं। डाटा संग्रह अनुसंधान का एक प्रमुख घटक है। देखिए हम लोग का जो पेपर 5 है अनुसंधान रिसर्च पेपर है, समझिए एक तरह से, मतलब बेसिक रिसर्च का जो मौलिक जो चीज़ होता है वो दिया हुआ है। और एमएड में जाइएगा तो वहाँ पे आपको कैसे रिसर्च करना है उस पर आपको भेजा जाता है कि रिसर्च करना है, ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो वही कह रहा है डाटा संग्रह अनुसंधान का एक प्रमुख घटक है। डाटा संग्रह अनुसंधान समस्या के उत्तर खोजने परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना का मतलब होता है कि जिसे हाइपोथेसिस बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि डाटा संग्रह अनुसंधान का एक प्रमुख घटक है। डाटा संग्रह अनुसंधान समस्या के उत्तर खोजने, परिकल्पना का परीक्षण करने और परिणामों का मूल्यांकन करने से अभी प्रशासनिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की प्रभावशाली विधि है। देखिए जो डाटा संग्रह है वो अनुसंधान का एक प्रमुख घटक है। देखिए आप कोई चीज़ अनुसंधान करने जाइएगा तो आपके पास कोई डाटा होना चाहिए ना कि हमको किस चीज़ पर करना है, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि डाटा संग्रह मतलब प्रदत्त संग्रह भी बोल सकते हैं, अनुसंधान का एक प्रमुख घटक है। डाटा संग्रह अनुसंधान समस्या के उत्तर खोजने, परिकल्पना का परीक्षण करने और परिणामों का मूल्यांकन करने में सभी प्रासंगिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की प्रभावशाली। देखिए वहाँ पर अनुसंधान के बारे में हम बताए होंगे, यूनिट 2 में वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आप पता चल जाएगा कौन कौन विधि से अनुसंधान करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ उसमें है। फिर लिखा हुआ है रेबर एवं रेबर ने समक या आंकड़ों को परिभाषित करते हुए कहा है कि देखिए जब भी आप डिफिनीशन लिखिएगा तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, समझ गए। तो वही कहा गया है किसी प्रयोग या अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के समूह को समक या प्रदत्त करते हैं। मतलब कोई भी प्रयोग द्वारा या कोई अध्ययन, मान लें हम कोई प्रयोग किया उसके द्वारा हमको कोई सूचना मिला, कोई ज्ञान मिला, तो वही हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया। हम कोई बुक पढ़े उससे हमको कोई जानकारी मिला, वही हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया। सिंपल डिफिनीशन एकदम सिंपल समझिए कि किसी प्रयोग या अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के समूह को समक या प्रदत्त कहते हैं। हो गया ये चीज़। फिर देखिए लिखा है समक या आंकड़े के प्रकार। देखिए हम दो तरह से कोई मतलब कोई डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, समझ गए। एक प्राथमिक समक होता है, मतलब प्राइमरी डाटा होता है, दूसरा है द्वितीयक समक जिसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। देखिए दोनों क्या होता है, इसमें आगे नीचे लिखे हुए हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है। देखिए लिखा है प्राथमिक समक या प्रदत्त से तात्पर्य ऐसे समक से है जिसे हम नए सिरे से तथा पहली बार एकत्र करते हैं। जैसे मान लीजिए
आप कोई चीज़ को एकदम पहली बार कोई चीज़ से नहीं, मतलब उसको आप पहली बार ही मतलब उस चीज़ को डाटा आप सूचना एकत्र कर रहे हैं, उसी को हम प्राइमरी कहते हैं। समझ गए? मतलब प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, जो हम पहली बार कोई चीज़ को हम अति करते हैं, वही क्या होता है हमारा कि प्राथमिक समक होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कि कोई मतलब जैसे कौटिल्य के बारे में आप जानते होंगे। देखिए कौटिल्य मतलब जो छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अति है, कुछ चीज़ पूछेगा बता देगा। तो देखिए, तो उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। मान लीजिए उसी के बारे में हमको अनुसंधान करना है कि कैसे बच्चा इतना तेज है, तो क्या उससे हम जानकारी लेंगे, उससे पूछेंगे, तो क्या हो गया कि प्राथमिक वहाँ जाके उससे हम पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये प्राथमिक हमारा सूचना डाटा हो गया कि उससे जानकारी। अब मान लीजिए कि बुक में उसके बारे में दे दिया, समझ रहे हैं ना, और बुक से हम अध्ययन करेंगे कि हाँ कौटिल्य था, वो था, डिस डेट था, तो वो हमारा द्वितीय समक हो गया। समझ रहे हैं ना, तो हम उसके घर से जाकर उससे हम जानकारी लेंगे, तो हमारा प्राथमिक समक है। दोनों में अंतर समझ जाइए। देखिए इतना सिंपल, मतलब बहुत सिंपल हम बता रहे हैं कि मान लीजिए विराट कोहली है, ठीक है, तो अब विराट कोहली तो अब तो आ गया, पूरा बुक वुक आप सब जगह मिलिएगा, तो उसका नेट उट पर सब जगह उसका मिल जाएगा आपका। लेकिन मान लीजिए कोई अभी नया कोई खिलाड़ी उभर रहा है, ठीक है, उसका नेट उट के बाद नेट पर उसका कोई चीज़ नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए तो उसके घर पर जाके पूछेगा हाँ आपका जन्म कहाँ, कथी हुआ, आप कथी केंती, तो वो सब आपका प्राथमिक मतलब समक हुआ, मतलब डाटा कलेक्शन हुआ। और वही चीज़ आप बुक में देखिएगा, नेट पर जाके उसके बारे में अध्ययन कीजिएगा, वो द्वितीयक हो जाएगा। समझ गए? तो प्राथमिक में हुआ कि मतलब कि नए सिरे से हम अध्ययन करते हैं, और द्वितीय का मतलब किसी किताब बुक में से देखकर हम या नेट पर से देखकर उसका एकत्र करते हैं डाटा, वो होता है द्वितीय। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो वही कहा गया है कि प्राथमिक समक या प्रदत्त से तात्पर्य ऐसे समक से है जिसे हम नए सिरे से तथा पहली बार एकत्र करते हैं। प्राथमिक समक अपने स्वरूप में मौलिक बेसिक होता है। मौलिक आप जानते होंगे, आप 10th 9th में पढ़े होंगे, यूनिट होता है, वही मौलिक राशि होता है। और मौलिक या आधारी राशि बोलते हैं, एक होता है व्युत्पन्न राशि। तो मौलिक क्या होता है कि वो एकदम मतलब शुरू में होता है, मतलब मीटर हुआ, फिर आपका फिर आप बोल सकते हैं सेकेंड हुआ, ये सब केजी हुआ, ये सब क्या मौलिक मतलब मौलिक यूनिट है, समझ लें, मतलब बेसिक यूनिट है। समझ गए? तो ये चीज़ आप ध्यान सकते हैं कि प्राथमिक समक अपने स्वरूप में क्या होता है, मौलिक होते हैं। फिर लिखा है डीएस कोठारी के अनुसार, डीएस मतलब दौलत सिंह कोठारी। देखिए यही हम लोग का कोठारी कमीशन है, इन्हीं के नाम पर कोठारी कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग जो 1964-66 है, इन्हीं के नाम पर डीएस कोठारी के नाम पर ही कोठारी कमीशन पड़ा है। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 1956 में इसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था, उसके मतलब अध्यक्ष पद पे थे। समझ रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़े मतलब ये राजस्थान के थे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ये सब डीएस कोठारी के बारे में थोड़ा जानकारी है कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके अध्यक्ष पद पे थे। तो उसके बाद देखिए डीएस कोठारी के अनुसार डिफिनीशन क्या है कि प्राथमिक समक ऐसे समक को कहते हैं जो नए सिरों से एकीकृत करते हैं तथा जिसका स्वरूप मूलभूत है। देखिए सेम वही डिफिनीशन है, थोड़ा ही चेंज कर दिए हैं कि मतलब प्राथमिक समक ऐसे समक को कहते हैं जो क्या होता है, नए सिरों से एकत्रित करते हैं, मतलब जमा करते हैं, तथा जिसका स्वरूप क्या होता है, मूलभूत होता है। ये लिखा हुआ है प्राथमिक समक को संग्रह करने की निम्नलिखित विधि है। देखिए कौन कौन विधि है। पहला अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड। लिखा लिखा है, हम जानते हैं कोई भी चीज़ का अवलोकन हम अपने इंद्रिय, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन होता है। सेंस ऑर्गन हमारा 5 है, आँख कान नाक जीभ त्वचा, यही सब है। समझ रहे हैं? तो 5 है, आँख कान नाक, उसके बाद जीभ है, त्वचा है। समझ रहे हैं? तो ये 5 होता है सेंस ऑर्गन के माध्यम से करते हैं। वही कहा कि हम जानते हैं कई कोई चीज़ का अवलोकन हम अपने इंद्रियों सेंस ऑर्गन के माध्यम, आँख कान नाक त्वचा जीभ, ये 5 गो है से करते हैं। जब कोई आंकड़ा अपने इंद्रियों के माध्यम से अंकित करते हैं तो उसे हम अवलोकन विधि द्वारा डाटा संग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ देखकर या अनुभव कर कर, समझ रहे हैं, मतलब छू कर या महसूस करके कोई डाटा कलेक्शन करेंगे, वो क्या होता है, अवलोकन विधि द्वारा होता है। समझ गए? प्राथमिक डाटा संग्रह में अवलोकन विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है और इस विधि में सूचनाएं अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, यानी वो खुद जाते हैं संग्रह करने। मान लीजिए कोई चीज़ के बारे में हमको जानकारी लेना है, तो हम उसके घर पर जाकर पूछेंगे, तो क्या होंगे, तो उससे हम पूछेंगे चाहे पता करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़। फिर लिखा है दूसरा साक्षात्कार विधि, जिसे इंटरव्यू मेथड कहते हैं। यह भी डाटा कलेक्शन का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब हुआ डायरेक्ट वहाँ जाके पूछना, इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी दूसरे के माध्यम से मतलब जाना। समझ रहे हैं ना, पूछना। यह भी डाटा कलेक्शन का प्रत्यक्ष विधि है। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचना दाताओं से आवश्यक प्रश्न पूछते हैं और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर डाटा का संग्रह करते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में क्या होता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप कोई चीज़ जानकारी दीजिएगा, तो वही क्या होता है, इंटरव्यू होता है। समझ रहे हैं? इस विधि में प्रश्न पूछने वाले को साक्षात्कारकर्ता और उत्तर देने वाले को सूचनादाता कहते हैं। मतलब जो प्रश्न पूछता है वो क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता होता है, और जो उत्तर देता है वो क्या होता है, सूचनादाता होता है, मतलब डाटा को दे रहा है। फिर तीसरा प्रश्नावली विधि।
प्राथमिक समक संग्रह की सबसे प्रचलित यह विधि है। प्रश्नावली विधि में अनेक प्रश्न लिखा जाता है जिसका संबंध उससे संबंधित विषय से होता है। प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता को शिक्षित होना आवश्यक है। क्योंकि देखिए शिक्षित क्यों होना, क्योंकि वहाँ पर आपको देखिए 10 को क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि हमको बिहार के प्राथमिक विद्यालय के बारे में अध्ययन करना था, हम क्या करेंगे, कोई भी हम क्या मतलब कोई भी मतलब तो उसको क्या है कि 10 क्वेश्चन तैयार करेगा, समझ रहे हैं, और जितना भी प्राथमिक विद्यालय है उसमें भेज देगा कि मतलब फॉरवर्ड कर देगा। तो जो पढ़ेगा वही चीज़ ना पढ़ा होगा वही चीज़ ना क्वेश्चन को अथी करेगा, फिर उसका आंसर देकर फिर सबमिट करेगा। तो वही कह रहा है कि प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता को शिक्षित होना आवश्यक है। प्रश्नावली विधि में सूचनाओं को संकलित करने के लिए कोष्टक तथा लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध रहता है। प्रश्नावली विधि के 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के होता है। जैसे आपका शिक्षा की स्थिति क्या है, तो आप मतलब ऑप्शन है साक्षर या निरक्षर है, तो आप बताइए साक्षर, पढ़े लिखे हैं तो साक्षर हो गए, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो निरक्षर हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आपका व्यवसाय की स्थिति क्या है, आप हो सकते हैं प्राइवेट जॉब करते होंगे या सरकारी जॉब करते होंगे। फिर है दूसरा है इसमें, दूसरा मतलब 2 प्रकार का होता है प्रश्नावली अति विधि। दूसरा है मनोवृत्ति। देखिए मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है, देखिए साइकोलॉजी में मतलब मनोविज्ञान में मन का अर्थ होता है मस्तिष्क, और वृत्ति का मन होता है नजरिया, मतलब आपके मतलब सोचने की नज़रिया क्या है, समझ रहे हैं, मतलब मस्तिष्क से ही कोई चीज़ सोचते हैं, तो आपके सोचने की नज़रिया कोई चीज़ पर क्या है, तो वही चीज़ है। तो वही कह रहा है कि जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा को जानने से संबंधित तथ्यों को संग्रह किया जाता है, तो वही क्या होता है, मनोवर्ती समझ प्रश्नावली होता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि आप कौन सा अखबार पसंद करते हैं, तो अब इसमें सबका अलग अलग होगा, नहीं समझ रहे, कोई हिंदुस्तान होगा तो किसी का प्रभात खबर होगा, किसी का दैनिक जागरण होगा, किसी का दैनिक भास्कर होगा, किसी का हिंदुस्तान टाइम्स होगा, तो सबका अलग अलग होगा। तो ये मतलब उसकी मनोवृत्ति पर आधारित होगा, सबका नजरिया अलग अलग है, समझ रहे, रुचि सबका अलग अलग है। फिर है अनुसूची विधि। प्राथमिक समक के संग्रह के लिए अनुसूची विधि का भी उपयोग किया जाता है। अनुसूची का तात्पर्य प्रश्नों के एक समूह से है जो एक पेज पर लिखे जाते हैं। इनमें अनुसंधानकर्ता अनुसूची के साथ उत्तर देने वाले के पास जाते हैं तथा प्रश्नों को पूछ कर उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को खाली जगह पर लिखते हैं। समझ गए, मान लीजिए आपके गाँव में कोई जनगणना करने आता है तो क्या था, पूछता है आपके क्या है, कथी है, ये सब चीज़, तो वही होता है अनुसूची विधि। अब देखिए प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टाइल मेथड। देखिए प्रक्षेपी विधि को प्रत्यक्ष सत्कार विधि कहते हैं। इसका प्रक्षेपीय विधि में सूचनादाता को अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और इसके इच्छा, जिज्ञासा, प्रेरणा के आधार पर उसे सूचनाओं को एकत्रित किया। देखिए प्रक्षेपी विधि क्या होता है, सिंपल समझिए। मान लीजिए आप कोई किसी से पूछिएगा भाई तुम चोर हो, तो कब नहीं कर सकता चोर है, लेकिन आप बोलेगा भाई हमहू चोर है, तो वो कहेगा भाई हमहू चोर है, समझ रहे हैं। तो किसी को भाई वही प्रक्षेपी मतलब अचेतन मन का मतलब होता है कि उसके जो अथी में जो चल रहा है वो अचेतन मन हम पढ़ाएंगे जब सिगमंड फ्राइड का जो 3 मन के प्रकार बताते हैं, चेतन मन बताता है, चेतन मन और अर्धचेतन मन, समझे, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस, समझे। तो ये चीज तो अचेतन मन का अध्ययन ही होता है प्रक्षेपी। तो मान लीजिए आप किसी से आप जाके पूछेंगे भाई तुम चोर हो, तो कबो नहीं कहेगा चोर है, चोर भी होगा तो नहीं कहेगा, लेकिन आप बोलेगे भाई हमहू चोर है, तो वो भी कहेगा ना भाई हमहू चोर है, समझ रहे। तो सिंपल है, कोई एग्जाम्पल आप ही के लाइफ से बता रहे हैं। मान लीजिए किसी से पूछेगा भाई, कोई लड़का से पूछेगा भाई तुम्हारे पास कोई जीएफ है, तो बोलेगा नहीं है, लेकिन बताइएगा मेरे पास भी है, तो बोलेगा हाँ भाई है, समझ गए। कोई लड़की से पूछेगा भाई तुम्हारे पास बीएफ है, तो बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर लड़की बोलेगी नहीं मेरे पास है, तो वो भी बोलेगी नहीं मेरे पास है, समझ गए। यही प्रक्षेपी विधि का अध्ययन होता है। यहाँ पर भाई जीएफ बीएफ का गलत अर्थ नहीं दिया है, जीएफ मतलब होता है गुड फ्रेंड, बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड, समझ गए। देखिए तो ये चीज है प्रक्षेपी विधि, यही होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी का अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर जो चीज चल रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने उसके अनुसार बनना पड़ता है, तो वही होता है। तो वही कह रहा है कि प्रक्षेपीय विधि को अप्रत्यक्ष संस्कार विधि कहते हैं। इस प्रक्षेपीय विधि में सूचनादाता के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और इसके इच्छा, जिज्ञासा, प्रेरकों के आधार पर उससे सूचनाएं को एकत्रित किया जाता है, समझिए। फिर क्या है व्यक्ति अध्ययन विधि, जिसे केस स्टडी मेथड भी बोलते हैं। प्राथमिक समक के संग्रह के लिए व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में घटित घटनाओं के आधार पर सूचना एकत्र की जाती है। देखिए देखिए जो व्यक्ति अध्ययन विधि क्या होता है, मान लीजिए एकाएक, मान लीजिए जैसे आप मोतिहारी के आप जानते होंगे सुशील कुमार जो 5 करोड़ जीते हुए थे, देखिए उनके बारे में कोई नहीं जानता था, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे वो जीते 5 करोड़ रुपया, 2012 में जीते थे, का तो नहीं याद नहीं है, 2012 ही में जीते थे। देखिए तो जब वो
मतलब जीते मतलब 5 करोड़ रुपया, तो सब उसके मीडिया उनके पास गया, मतलब कैसे किए क्या किए, मतलब उनके बारे में जानने लगा क्या कैसे पढ़े आप, कैसे मतलब यहाँ क्या आपका एजुकेशन था, मतलब डिस डेट मतलब उनके जीवन के बारे में सब, कि कहाँ आपका क्या है, कथी है, घर क्या है कम। तो वही व्यक्ति अध्ययन विधि वही होता है केस स्टडी मेथड, कि मान लीजिए कोई एकाएक मतलब फेमस हो गया, तो उसके बारे में जो अध्ययन हम करते हैं वही क्या होता है कि व्यक्ति अध्ययन विधि होता है, समझ गए। तो सुशील कुमार मोतिहारी के समझ रहे हैं, उनके बारे में भी आप जानते होंगे, 5 करोड़ चंपारण का नाम रोशन किए थे, पूर्वी चंपारण, हम भी पूर्वी चंपारण के हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। ठीक है, अब है द्वितीय समक, लिखा हुआ है सेकेंडरी डाटा, लिखा हुआ है द्वितीय समक को तात्पर्य मेरी समक से वैसी समक से है जो पहले से ही उपलब्ध होता है। देखिए हम पहले ही बताए हैं कि मान लीजिए नेट पर वो चीज़ उपलब्ध है या कोई बुक में उपलब्ध है, उसी को क्या बोलते हैं, द्वितीय समक, जिससे हम कोई डाटा का जानकारी लेते हैं, समझ गए। तो द्वितीय समक से तात्पर्य ऐसी समक से है जो पहले से उपलब्ध है, जब अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में आवश्यकता के अनुसार उन्हीं पद्धति मतलब डाटा का उपयोग करके अपनी समस्या का समाधान करता है, उसे द्वितीयक समक कहते हैं, समझ गए। द्वितीय समक दो प्रकार के होते हैं, प्रकार होता है प्रकाशित समक, प्रकाशित समक द्वितीय समक एकत्र करने की विधि है। द्वितीय समक के नीचे लिखा है, द्वितीय समक के संग्रहण के लिए देश तथा विदेश के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के स्रोतों के अंतर्गत पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका की सूचना एकत्र के, देखिए पुस्तक में भी मान लीजिए किसी विराट कोहली के बारे में जानकारी लेना है, तो आप तो वहाँ जाकर उससे तो अभी नहीं पूछ सकते, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो बुक के बारे में उसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ प्रकाशित, मतलब कोई चीज़ का प्रकाशन हो चुका है। और दूसरा क्या होता है अप्रकाशित, समझ रहे, जिसका मान लीजिए कोई, मान लीजिए अभी बिहार के ईशान किशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन उनका ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा उभर रहे हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उनसे आप डायरेक्ट इंटरव्यू लेके पूछ सकते हैं, समझ रहे, कोई भी इंटरव्यू लेके पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो वो उनके बारे में नहीं दिया गया है, तो वो अप्रकाशित मतलब डायरी भी लिखे होंगे, तो उनके डायरी से आप जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए अभी तो आईपीएल खेल रहे हैं, ठीक है, तो उनके घर पर जाके वो डायरी लिखे होंगे, तो वो डायरी से आप अध्ययन कर लीजिएगा, तो वो अभी डायरी क्या है, अप्रकाशित है, समझ रहे हैं। तो ये दो प्रकार, जो द्वितीय जो समय को डाटा कलेक्शन होता है दो प्रकार का होता है, एक प्रकाशित, तो प्रकाशित मतलब जो मतलब समाचार पत्र इस समय आ गया है, लेकिन दूसरा देखिए अप्रकाशित, मान लीजिए ईशान किशन डायरी लिखे होंगे, वो डायरी मान लीजिए अभी तो प्रकाशित नहीं, मान लीजिए उनका डायरी प्रकाशित हो गया, तो आप नेट सब पर उपलब्ध हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो हो गया आपका प्रकाशित, लेकिन अप्रकाशित मतलब उसका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं, अप्रकाशित समक। तो वही कह रहा है कि अप्रकाशित समक को प्राप्त करने के लिए कई तरह के स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जिसमें डायरी, पत्र, अप्रकाशित जीवनी, किसी का जीवनी भी होता है, आत्मकथा आदि मुख्य है। इन्हीं स्रोत के आधार पर अप्रकाशित समक को प्राप्त किया जाता है। देखिए अब निष्कर्ष है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट था कि बिना कोई समक के हम अनुसंधान, कोई आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कैसे रिसर्च कीजिएगा। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है।